लोग विजन आईएएस मंथली मैगजीन का सारा पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं करंट अफेयर। तो हमारा 4 टॉपिक है सोशल मीडिया सेंसरशिप और विनियमन। सोशल मीडिया जो सेंसरशिप हो रही है और रेगुलेशंस जो हो रहा है उसके बारे में है। तो ये बात सुर्खियों में क्यों है? ट्विटर की वैश्विक पारदर्शिता रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2014 से वर्ष 2020 के बीच भारत द्वारा ट्विटर से कंटेंट हटाने को लेकर की जाने वाली कानूनी मांगों में अत्यधिक वृद्धि हुई है। तो ट्विटर जो है वो एक वैश्विक पारदर्शिता रिपोर्ट निकालता है। उसने बताया है कि 2014 से 2020 के बीच मतलब भारत के ने कहा है कि ट्विटर से कंटेंट हटाइए। इसका लेकर बहुत ज़्यादा उनकी मतलब मांगों में वृद्धि हुई है, बहुत ज़्यादा कंटेंट हटाने को बोल रहे हैं। इस रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्षों पर एक नज़र अब देखेंगे। इस रिपोर्ट के क्या निष्कर्ष है? वर्ष 2014 से वर्ष 2020 के बीच ब्लॉकिंग के आदेश जारी करने वाले देशों में भारत चौथे स्थान पर था। इस मामले में पहले 3 स्थानों पर जापान, तुर्की और रूस थे। तो देखिए साइड में भी डेटा भी दिया हुआ है कि कौन से 4 शीर्ष देश हैं जिन्होंने 2014 से 22 के बीच ट्विटर को कंटेंट हटाने का आदेश दिया। मतलब उन्होंने कहा कि अपना कुछ कंटेंट हटाने का आदेश दिया। सबसे ज़्यादा जापान ने दिया, ठीक, 55,000 के आसपास। तुर्की ने दिया, फिर रूस ने दिया और भारत ने 12,000 के आसपास आदेश दिए। तो वो ये बता रहे हैं कि 2014 से 20 के बीच मतलब कंटेंट को ब्लॉक करने के जो आदेश जारी किए उनमें भारत चौथे स्थान पर है। बाकी 3 जो पहले देश है वो जापान, तुर्की और रूस थे। वर्ष 2014 से वर्ष 2020 के बीच सरकार ने गूगल को गूगल सर्च, यूट्यूब, जीमेल और ब्लॉगर जैसी सेवाओं से कई तरह के कंटेंट हटाने के लिए आदेश दिए हैं। तो देखिए जो हमारी सरकार है उसने ना गूगल को कहा है कि गूगल सर्च से, यूट्यूब से, जीमेल से, ब्लॉगर जितनी भी सेवाएं हैं उनसे कंटेंट हटाने का उन्हें कहा है। अब कंटेंट हटाने के कई कारणों में से कुछ निम्नलिखित थे। जैसे देखिए अगर सरकार कोई ऐसा कंटेंट हटाना चाह रही है जो जिससे मतलब कुछ टेररिज्म फैल रहा है, कुछ फैल रहा है, तो ठीक है। लेकिन अगर सरकार मतलब अपनी आलोचना करने वालों का कंटेंट हटाना चाहती है, वो सरकार के खिलाफ कोई बोले ही नहीं, तो ये चीज़ थोड़ा सा रॉन्ग हो जाती है। तो कंटेंट हटाने के कई कारणों में से कुछ हैं, जैसे सरकार की किसी ने आलोचना करी, मानहानि करी, एडल्ट सामग्री है या किसी अन्य व्यक्ति के नाम से फर्जी अकाउंट बनाना है, ये सारे कारण रहे हैं। सोशल मीडिया के विनियमन की आवश्यकता क्यों है? समाज में सामंजस्य बनाए रखना। सोशल मीडिया पर बढ़ते ध्रुवीकरण के कारण भारतीय समाज की विविधता प्रभावित हो सकती है। उदाहरण के लिए दिल्ली में पूर्वोत्तर के लोगों के साथ किए गए हेट क्राइम। तो देखिए समाज में एक सामंजस्यता बनाए रखने के लिए जो सोशल मीडिया है उसका रेगुलेशन ज़रूरी है, क्योंकि कोई कुछ भी डाल सकता है, उससे कुछ भी हेट क्राइम स्टार्ट हो सकते हैं। तो ये बता रहे कि सोशल मीडिया पर बढ़ते ध्रुवीकरण के कारण भारतीय समाज की विविधता प्रभावित हो रही है। भारत में क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोग हैं, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन है। तो लेकिन सोशल मीडिया के कारण क्या है, ध्रुवीकरण हो रहा है ना। मतलब लोग जो है विविधता को कम अपना रहे हैं। उदाहरण के लिए जैसे दिल्ली में क्या है, पूर्वोत्तर के जो लोग हैं नॉर्थ ईस्ट के, उनके लिए हेट क्राइम होता है। फेक न्यूज़ पर अंकुश लगाना। सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ की अधिकता ने हिंसा, कट्टरता और डर के माहौल को बढ़ावा दिया है। अब बहुत सारी फेक न्यूज़ चलती है, अगर मान लो कोई इसे सच मान ले तो उसका कितना इफेक्ट हो सकता है। तो फेक न्यूज़ ज़्यादा होने से क्या है, हिंसा, वायलेंस, कट्टरता और डर के माहौल को बढ़ावा मिला है। उदाहरण के लिए बाल तस्करी, अंगों के व्यापार की झूठी खबरों को व्हाट्सएप के माध्यम से व्यापक रूप से प्रसारित किया गया था। इसके परिणामस्वरूप भीड़ द्वारा हिंसा की गई तथा वर्ष 2017 और 2018 में 3 दर्जन से अधिक मॉब लिंचिंग की घटनाएं हुई। अगर झूठी खबरें फैला दी जाती हैं, ठीक है, बाल तस्करी की, इन सब की, मतलब होती भी है ये, लेकिन अगर झूठी खबरें फैला देते हैं तो क्या है, मॉब लिंचिंग इस टाइम पर ही बता रहे हैं बढ़ गई थी, मतलब भीड़ के द्वारा हत्या बढ़ गई थी। साइबर स्टॉकिंग के मामले को कम करना। एक घटना तो ऐसी थी कि कोई लड़का था, मैंने पढ़ी थी, वो टॉफ़ी बांट रहा था बच्चों को और लोगों ने सोचा कि बच्चा पकड़ने वाला और उसे मार दिया भीड़ ने। तो ऐसी तरीके की भी घटनाएं होती हैं सोशल मीडिया के कारण। साइबर स्टॉकिंग के मामलों को कम करना। साइबर स्टॉकर सोशल मीडिया के माध्यम से गुमनाम रहते हुए लक्षित व्यक्तियों की गतिविधियों पर आसानी से नज़र रखते हैं। तो ये बता रहे हैं कि हमें सोशल मीडिया के रेगुलेशन की क्यों ज़रूरत है। तो समाज में सामंजस्य बनाने के लिए, फेक न्यूज़ पर अंकुश लगाने के लिए, साइबर स्टॉकिंग। अब देखिए किसी को भी स्टॉक किया जा सकता है सोशल मीडिया पे। आपकी कोई भी अपनी फेक आईडी बना सकता है और किसी भी व्यक्ति को टारगेट कर सकता है। लोकतंत्र का संरक्षण। विश्व में समाज पर डिजिटल प्लेटफॉर्म के प्रभाव का सबसे खराब उदाहरण वर्ष 2021 में यूएस कैपिटल पर भीड़ हिंसा के रूप में देखा गया। और लोकतंत्र को बचाने के लिए भी अब देखिए क्या हुआ कि एक यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है
कि क्या हुआ 2021 में यूएस कैपिटल पर भीड़ की हिंसा देखी गई। सिर्फ सोशल मीडिया के कारण ये सब हो रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी विनियमन 2020 के माध्यम से विनियमन का विकास। तो देखिए हमारे यहाँ लाया गया था सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2020। इसके माध्यम से क्या है विनियमन किया गया था। तो देखते हैं ये क्या है। ये अधिनियम पूरे भारत पर लागू होता है। इसके प्रावधान किसी भी व्यक्ति चाहे वह किसी भी देश का नागरिक हो द्वारा भारत गणराज्य के राज्य क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के बाहर किए गए किसी भी अपराध या उल्लंघन पर भी लागू होते हैं। तो देखिए सूचना प्रौद्योगिकी एक्ट जो 2020 है वो क्या है पूरे भारत में लागू होता है और सब व्यक्तियों पर लागू होता है जो भारत गणराज्य के राज्य क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के बाहर किए गए किसी भी अपराध या उल्लंघन पर भी लागू होते हैं। यह अधिनियम इलेक्ट्रॉनिक अनुबंधों को कानूनी वैधता प्रदान करता है। साथ ही ये इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरों की स्वीकृति को भी मान्यता प्रदान करता है। ये एक आधुनिक कानून है जो निम्नलिखित कृत्यों को अपराध घोषित करता है। तो जो भी इलेक्ट्रॉनिक अनुबंध होते हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, उन्हें कानूनी वैधता देता है। इलेक्ट्रॉनिक जो साइन होते हैं उनको मान्यता देता है। और किन कृत्यों को अपराध घोषित करता है, मतलब हैकिंग, डेटा की चोरी और वायरस का प्रसार। अगर कोई वायरस फैला रहा है, डेटा की चोरी कर रहा है, हैकिंग कर रहा है तो ये अपराध है। पहचान की चोरी और बदनाम करना, ठीक, अगर किसी की पहचान चोरी की जाती है, मतलब उसके नाम से और कुछ अकाउंट बना लिया, उसको बदनाम कर रहे हैं, आपत्तिजनक संदेश भेजना, ये सब करना, तो ये अपराध है। पोर्नोग्राफी, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर आतंकवाद, अगर ये चीज़ें की जाती हैं तो ये भी इसमें अपराध होगा। वर्ष 2008 में संशोधन के माध्यम से धारा 66A को इस अधिनियम में जोड़ा गया। तो देखिए 2008 में संशोधन के माध्यम से क्या हुआ, धारा 68A को जोड़ा गया था। इस धारा को लेकर काफ़ी विवाद होता रहता है। ये धारा अधिकारियों को सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक माने जा सकने वाले कंटेंट को पोस्ट करने के आरोप में व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्ति प्रदान करती है। अब ये क्या है, एक एक्ट जोड़ी गई 66A। इससे रिलेटेड बहुत विवाद होता है। क्यों होता है कि क्या करता है कि अगर सोशल मीडिया पर मतलब उन्होंने बोल दिया कि आपत्तिजनक माने जा सकने वाला कंटेंट है तो वो क्या है, उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं। अब मतलब डिफाइन नहीं हो पाता किसी को भी। अब सरकार की कोई आलोचना कर रहा है तो उसने उसको मतलब गिरफ्तार कर लिया, ये भी हो जाता है इसलिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2015 में आईटी अधिनियम की इस धारा को असंवैधानिक करार देते हुए खारिज कर दिया। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, 2015 में आईटी अधिनियम की जो धारा थी इसे असंवैधानिक कह दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) का उल्लंघन करती है। श्रेया सिंघल बनाम भारत संघवाद 2013 में कहा गया। तो देखिए ये जो इम्पोर्टेंट केस होते हैं ना, थोड़े से आपको याद रखने चाहिए। तो श्रेया सिंघल बनाम भारत संघवाद हुआ था 2013 में। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये जो धारा है 66A, ये क्या है, हमारे आर्टिकल 19(1)(a) का उल्लंघन करती है। ठीक, यह अधिनियम में डेटा की निजता संबंधी नियमों को वर्ष 2011 में जोड़ा गया। तो ये जो एक्ट था इसमें क्या है, डेटा की निजता, मतलब जो हमारा डेटा है वो उस मतलब उस पर हमारी प्राइवेसी होनी चाहिए, है ना। हमारा डेटा हमारे पास मतलब ऐसे नहीं कि सब जगह जा रहा है। संबंधी नियमों को कब 2011 में जोड़ा गया। इस नियमों के अनुसार कंपनियों को ग्राहक के व्यक्तिगत डेटा एकत्र करने तथा उनका उपयोग करने से पहले ग्राहकों से लिखित अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है। एक नियम जोड़ा गया डेटा की निजता से संबंधित 2011 में। उसमें उन्होंने कहा कि अगर कंपनियां ग्राहकों के व्यक्तिगत डेटा एकत्र करती है, उनका यूज़ करती है, तो उसे ग्राहकों से लिखित अनुमति लेना अनिवार्य होगा। जब आप कोई ऐप डाउनलोड करते हैं, कुछ करते हैं, तो आता है ना आपकी गैलरी, आपके कॉन्टैक्ट्स देख सकते हैं, तो हम हाल ओके कर देते हैं, है ना। तो ये सारा होता है कि सब आपका डाटा कहीं भी जा सकता है सोशल मीडिया पे। भारत सरकार ने वर्ष 2021 में सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 को अधिसूचित किया है। तो भारत सरकार ने क्या है 2021 में सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 भी लाई है। इसका नाम है मध्यवर्ती दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता। अब देखिए आईटी नियम 2021 में संशोधन हेतु प्रस्तावित प्रारूप। अब कौन से मतलब 2021 में कौन से संशोधन है, ठीक, प्रस्तावित है। मध्यवर्तियों का दायित्व। वर्ष 2021 के नियमों के अनुसार मध्यवर्तियों के लिए नियम और विनियमनों, निष्ठा की नीति और अपनी सेवाओं के एक्सेस तथा उनके उपयोग हेतु उपयोगिता समझौता को प्रकाशित करने की आवश्यकता होगी।
इन नियमों के अनुसार देखिए जो भी मध्यवर्ती है, ठीक है, उनको क्या है, जो भी नियम है, विनियमन है, या जो भी निजता की नीतियाँ, उनकी सेवाएं हैं, कैसे एक्सेस कर सकते हैं और उनका यूज़ कैसे करते हैं, तो जो उपयोग समझौते को उन्हें प्रकाशित करना होगा। जो भी इसका उपयोग समझौता होगा, मतलब कैसे यूज़ हो रहा है, उसको प्रकाशित करना होगा। इस नियमों के तहत उपयोगकर्ता द्वारा निर्मित, अपलोड, साझा किए जाने वाले कंटेंट के संबंध में कुछ प्रतिबंध निर्धारित किए गए हैं। साथ ही ये नियम मध्यवर्तियों के लिए ऐसे प्रतिबंधों के बारे में उपयोगकर्ता को सूचित करना अनिवार्य करते हैं। तो इन नियमों के तहत कहा गया है, जो भी यूज़र्स हैं उनके द्वारा जो भी बनाया जाता है, अपलोड किया जाता है, साझा किया जाता है, जो भी कंटेंट, उसके संबंध में कुछ रेगुलेशंस, मतलब कुछ प्रतिबंध बनाए गए हैं। जैसे साथ ही इन नियम में, आईटी नियम 2021 में ये नियम क्या है, जो भी मध्यवर्ती होते हैं उनके लिए ऐसे प्रतिबंध के बारे में, जो भी प्रतिबंध लगाए हैं उनके बारे में यूज़र्स को सूचित करना ज़रूरी है। मतलब कहने का मतलब है कि जैसे उन्होंने कोई प्रतिबंध लगा दिया कि ऐसा कंटेंट नहीं बना सकते, तो जो भी यूज़र्स हैं उनको उस बारे में सूचित करा जाना चाहिए। प्रतिबंधित कंटेंट यथाशीघ्र हटाया जाए। वर्ष 2021 के नियमों के तहत मध्यवर्तियों के लिए 24 घंटे के भीतर नियमों के उल्लंघन के संबंध में शिकायतों का संज्ञान लेना तथा 15 दिन के भीतर शिकायतों का समाधान करना अनिवार्य किया गया है। अब जो भी प्रतिबंधित कंटेंट है उसको हटाया जाना, तो इस नियमों में कहा गया है कि जो भी मध्यवर्ती है उनके लिए 24 घंटे के भीतर नियमों के उल्लंघन के संबंध में शिकायतों का संज्ञान लेना। मतलब जो भी शिकायतें आती हैं उनके पास, तो 24 घंटे के अंदर उन्हें संज्ञान लेना होगा और 15 दिन के भीतर शिकायतों का समाधान करना होगा। शिकायत अधिकारियों के निर्णयों के विरुद्ध अपील की व्यवस्था। देख, इसमें ये है मेनली चीज़ कि मान लीजिए जैसे ट्विटर है, तो अगर ट्विटर ने बोला है कि ऐसा कुछ कंटेंट आप नहीं डाल सकते, है ना, और आपने डाला है, तो उसके बारे में है कि उन्हें यूज़र्स को बताना होगा कि आप ऐसा नहीं कर सकते। एग्जाम्पल दे रही हूँ। और अगर कोई शिकायत करता है तो कि ये ऐसा कंटेंट है, तो 24 घंटे के भीतर उन्हें उसका संज्ञान लेना होगा, 15 दिन के भीतर शिकायत का समाधान करना होगा। शिकायत अधिकारियों के निर्णय के विरुद्ध अपील की व्यवस्था। वर्ष 2021 के नियमों के तहत नियमों के उल्लंघन के संबंध में शिकायतों के समाधान के लिए मध्यवर्तियों को एक शिकायत अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी। अब इस नियम में कहा है कि अगर नियम जो बनाए गए हैं उनका उल्लंघन होता है, तो जो भी, मतलब अगर सरकार शिकायत करती है तो उसके लिए एक शिकायत अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी। शिकायत अधिकारी की नियुक्ति के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई के लिए केंद्र सरकार शिकायत अपीलीय समिति गठन करेगी। अब अगर शिकायत अधिकारी कुछ नहीं सुनते हैं, तो या फिर ऐसा कोई निर्णय देता है, तो उनके विरुद्ध भी तो अपील करने के लिए क्या है, केंद्र सरकार एक शिकायत अपीलीय समिति बनाएगी। सेंसरशिप को प्रभावी बनाने में कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियाँ। अब देखिए, जो भी सेंसरशिप लगाई जाती है उसको प्रभावी बनाने में, ठीक, कुछ चुनौतियाँ हैं, जैसे कि व्यक्तिपरकता, सब्जेक्टिविटी। सेंसरशिप एक जटिल कार्य है, इसकी कोई वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिविटी सीमा नहीं होती। ये पूर्ण रूप से देखने या पढ़ने वाले की नैतिक संवेदना पर निर्भर करता है। इसमें शालीनता, अश्लीलता आदि के डायनामिक मानक होते हैं। अब ये बता रहे हैं कि जो, देखिए, सेंसरशिप आप कैसे लगाएंगे, मतलब ऐसे मान लीजिए कि अगर कोई कोई चीज़ देख रहा है, तो हाल कोई ऑफेंड हो जाता है कि भाई ये गलत है, कोई कहता है कि हाँ ठीक है नॉर्मल है, तो आप कैसे, मतलब उसको डिफ़ाइन करेंगे कि ये इस चीज़ में आ रहा है ना। तो ये एक जटिल काम है, इसमें कोई ऑब्जेक्टिविटी नहीं होती, मतलब हर कोई अलग तरीके से सोच सकता है। यह पूर्ण रूप से देखने और पढ़ने वाले की नैतिक संवेदना पर निर्भर करता है। जैसे मान लीजिए आजकल की कोई भी गाना है, तो हो सकता है कि और लोगों को पसंद ना आए लेकिन नए लोगों को पसंद आए, मतलब फॉर एग्जांपल बता रही हूँ। अनुचित उपयोग, अति विनियमन और दुरुपयोग की संभावना। राज्य पहले से ही राजनीतिक लाभों से प्रेरित होते हैं। ऐसे में सेंसरशिप राज्यों को अपने निवासियों के विचारों, अभिव्यक्ति को नियंत्रित करने का अवसर एवं माध्यम प्रदान कर सकती है। तो देखिए, जो भी गवर्नमेंट है वो अपने लाभ के लिए काम कर सकती है। जैसे कि ऐसे में सेंसरशिप राज्यों को अपने निवासियों के विचारों, अभिव्यक्ति को नियंत्रित करने का अवसर, माध्यम प्रदान कर सकती है। मतलब राज्य जो है, जो भी उनके निवासी है जो रहते हैं, उनके विचारों, अभिव्यक्ति को कंट्रोल कर सकती है। इसके अलावा मतलब ये सेंसरशिप का अनुचित उपयोग हो सकता है, या अति विनियमन हो सकता है, या दुरुपयोग की संभावना है। इसके अलावा कमजोर आपराधिक न्याय प्रणाली, कानूनों की अस्पष्ट भाषा और विधिशात की स्पष्टता के अभाव में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाना आसान हो सकता है। अगर जो कानून बनाए गए हैं वो स्पष्ट नहीं है, तो क्या है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाया जा सकता है। यहाँ पे ये बात है। कुछ क्षेत्रों में अप्रभावी सेंसरशिप की गई सामग्री की यह प्रवृत्ति होती है कि वह किसी भी तरह गुप्त चैनलों के माध्यम से समाज तक पहुंच जाती है। कुछ मामलों में सेंसर की गई सामग्री को लेकर व्यापक जिज्ञासा उठती है और लोग उसे देखने के लिए अधिक इच्छुक होते हैं। इसके कारण
सेंसरशिप का उद्देश्य असफल हो जाता है। क्या हुआ, उन्हें मान लीजिए कोई वीडियो पे सेंसरशिप लगा दी, लेकिन वो क्या होता है कि गुप्त तरीके से मतलब मैसेजेस से इधर उधर पहुंच गई वैसे वो सामग्री, तो मतलब सेंसरशिप लगाने का मतलब ख़त्म हो जाता है। अब देखिए इस मसौदा संशोधन से जुड़े कुछ मुद्दे हैं। क्या है? मध्यस्थों के पास मौजूदा सूचना को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा किए गए अनुरोधों हेतु कोई प्रतिक्रियात्मक सुरक्षा उपाय उपलब्ध नहीं है। जो भी मध्यस्थ है उनके पास क्या है, जो भी सूचना आती है उसको प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा किए गए अनुरोध हेतु कोई प्रतिक्रियात्मक सुरक्षा उपाय उपलब्ध नहीं है। ऑनलाइन कंटेंट को प्रतिबंध करने के आधार अत्यधिक व्यापक हैं जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकते हैं। अब देखिए इससे सरकार क्या है, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसको दबा सकती है। सूचना को सबसे पहले प्रसारित करने वाले की पहचान को उजागर करने से व्यक्तियों की निजता प्रभावित हो सकती है। अगर जैसे कोई सूचना आई है तो सबसे पहले उसे किसने दी, तो इससे क्या है, किसी की निजता प्रभावित हो सकती है, लोगों को पता लग सकता है कौन था। अब आगे की राह क्या है? स्वविनियमन को प्रोत्साहित करना। इससे संगठन के भीतर और या उद्योग के कार्य क्षेत्र के आधार पर दोनों तरीकों से बढ़ावा दिया जा सकता है। इसकी प्रगति मीडिया के कार्य क्षेत्र पर निर्भर करती है। तो देखिए स्वनियमन किया जाए, क्या ये बोल रहे हैं कि इसे संगठन के भीतर और या उद्योग के कार्य क्षेत्र के आधार पर दोनों तरीके से बढ़ाया जा सकता है। या तो संगठन के भीतर खुद नियमन हो या उद्योग के कार्य क्षेत्र के आधार पर, है ना। इसकी प्रगति मीडिया के कार्य क्षेत्र पर निर्भर करती है, मतलब खुद रेगुलेशन लगाए मीडिया। मीडिया संबंधी कानूनों का संहिताकरण। मीडिया संबंधी सभी कानूनों के संहिताकरण से मीडिया को बेहतर रूप से प्रबंधित किया जा सकता है। इसे नागरिकों और कंटेंट निर्माताओं में व्याप्त शंकाओं को कम करने और रचनात्मक एवं बौद्धिक स्वतंत्रता को बढ़ाने में मदद मिलेगी। तो जो भी मीडिया संबंधी कानून है उनका संहिताकरण मतलब कोडिफिकेशन किया जाए, उन्हें लिखा जाए, मतलब क्या है, तो इससे क्या है वो बेहतर तरीके से मैनेजमेंट होगा और जो भी मतलब शंकाएं होंगी वो कम होंगी, ये सब होगा। राज्य की सेंसरशिप करने की शक्ति को सीमित करना। शक्ति के दुरुपयोग तथा अत्यधिक प्रयोग को रोकने के लिए किसी भी विनियामक निकाय को स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की अनुमति दी जानी चाहिए। हालांकि सरकार ऐसे में अपने सुझावों और सिफारिशों पर एक सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य कर सकती है। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि राज्य अगर जो है उसकी सेंसर करने की शक्ति सीमित करनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है शक्ति का दुरुपयोग होना लगता है। ये सब रोकने के लिए है जो भी विनियामक निकाय है उसको स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की अनुमति दी जानी चाहिए, मतलब सरकार का उसमें हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। और सरकार क्या है, सुझाव दे सकती है, सिफारिश दे सकती है, इसके आधार पर एक सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य कर सकती है। हेट स्पीच के समाधान हेतु अग्र सक्रिय या गैर दंडात्मक कदम अपनाना। इस तरह के कदमों में सार्वजनिक शिक्षा, विविधता को प्रोत्साहित करना, खुले तौर पर अपमानजनक और भड़काऊ भाषणों का खंडन करना, सुबेद समुदाय में सुरक्षा व्यवस्था में सुधार करना आदि शामिल है। मतलब जैसे कि अगर कोई हेट स्पीच देता है तो इसके लिए गैर दंडात्मक कदम अपना सकते हैं, जैसे कि शिक्षा के द्वारा, ठीक, लोगों को बताकर, विविधता को प्रोत्साहित करके, मतलब डाइवर्सिटी को हमें अपनाना चाहिए, है ना। देखिए कोई एक सा नहीं हो सकता है, सब अलग अलग होते हैं, तो लेकिन हर इंसान मतलब ऐसा सोचता है कि सब एक से ही हो, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो विविधता को हमें अपनाना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, और जो इस तरीके के भाषण दे रहा है उसका खंडन करना, ये सब कार्य कर सकते हैं। मीडिया में पेशेवर शिक्षा को बढ़ावा देना। इसके तहत निजता, गरिमा और नागरिकों की वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान करने वाले नैतिक मानकों को विकसित किया जा सकता है। साथ ही इन नैतिक मानकों को अलग अलग प्रकार के मीडिया में प्रशिक्षण के लिए पाठ्यक्रम में शामिल किया जा सकता है। अब मीडिया में क्या है, पेशेवर शिक्षा को बढ़ावा देना। तो ऐसे कुछ मानक बनाए जाएं जो क्या है, निजता, गरिमा और नागरिकों की वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान करें। साथ ही क्या है, इन नैतिक मानकों को अलग अलग प्रकार के मीडिया में प्रशिक्षण के लिए पाठ्यक्रम में भी शामिल किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हम इसके लिए कर सकते हैं। तो आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे शेयर करिए, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।